बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लेंस मेकर्स फार्मूला, बोर्ड का बहुत इम्पॉर्टेंट, और ऐसा मतलब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स के भी चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और यही एक ऐसा फार्मूला है जो किसी भी लेंस की फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन बताता है। आई एम रिपीटिंग, ये ही एक ऐसा फार्मूला है जो किसी भी लेंस की फोकल लेंथ और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में फार्मूला बताता है। इसे हमें डिस्कस करना है। देखिए मैंने एक लेंस बना लिया, कॉन्वेक्स लेंस। अब मुझे इसके लिए लेंस मेकर फार्मूला डिराइव करना है। ये मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया, पॉइंट ओ, और इस पॉइंट ओ की इमेज हमें देखनी है। ये एक स्फेरिकल सरफेस है और ये भी एक स्फेरिकल सरफेस है, और किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए हमने फार्मूला बना लिया था, वो ये था। किसी भी एक सरफेस के लिए फार्मूला लगाने के लिए हमें क्या करना है, इमेज डिस्टेंस और इमेज जिस मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। अब देखिए, इससे एक रे आपने चलाई, इंसिडेंट रे, वो इस लेंस के सेंटर पॉइंट से पास होगी, और जो भी लाइट रे किसी के सेंटर पॉइंट से पास होती है वो बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाती है। ये रे डेविएट नहीं होगी और सीधी निकल जाएगी। लेकिन इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें यहाँ से दो रे चलानी है। एक रे ये, दूसरी मैंने मान लीजिए कहीं पे इंसिडेंट कराई, इस पॉइंट पे इंसिडेंट कराई, इसको मैंने कुछ नाम दे दिया, लेट पॉइंट टी। ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये सरफेस स्फेरिकल सरफेस है, इसका भी हम कुछ नाम दे देते हैं, लेट ये है यू पी के। इस सरफेस का नाम दे दिया यू पी के, और सेकंड सरफेस का नाम दे दिया यू एन के। यहाँ पे हम नॉर्मल बनाएंगे इस सरफेस पे नॉर्मल। तो पहले ये सरफेस जिस स्फेयर से काटी गई है उसका थोड़ा सा हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपनी तरफ से। ये एक सर्किल बना लिया, और इस सर्किल का सेंटर करीब यहाँ कहीं आएगा, उसे मैंने कह दिया फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पे नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल। अब लाइट रे रेयर से, ये रेयर मीडियम है और ये ग्लास है, मान लीजिए ग्लास का है, हमने लेंस ग्लास का लिया है, तो ये डेंसर मीडियम है। लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है, तो वो इस नॉर्मल की तरफ, सीधे की बजाय इस नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और मान लेता हूँ ये सरफेस नहीं है। क्यों मान लेता हूँ? क्योंकि हमने किसी भी सरफेस के लिए ये फार्मूला डिराइव किया था, तो ये फार्मूला किसी सरफेस के लिए लगता है। तो मैं इस सरफेस के लिए अगर ये फार्मूला डिराइव करूँगा तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि सेकंड सरफेस एब्सेंट है। अगर मैं सेकंड सरफेस को एब्सेंट नहीं मानता तो मैं इस सरफेस के लिए जो फार्मूला है इसे मैं अप्लाई नहीं कर सकता। तो इस सरफेस के लिए मैं इसको एब्सेंट मान लेता हूँ, और अगर ये एब्सेंट है तो ये लाइट रे सीधी जाकर, अगर ये एब्सेंट है मतलब ये मीडियम स्टार्ट हो चुका है और ये मीडियम ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ये इमेज इसी मीडियम में, ग्लास मीडियम में यहाँ पर बनती। लेट इसका पॉइंट ले लिया हमने आई डैश। ये सरफेस, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट, एक बार रिफ्रैक्शन हुआ है, यहाँ से मैंने बेंडिंग नहीं दिखाई है, मतलब मैं मान रहा हूँ कि ये सरफेस अभी आई नहीं है। इस सरफेस के लिए यहाँ पर इमेज बनती, कौन से मीडियम में बनती? ग्लास में बनती। तो इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट ओ एयर में और ये आई डैश ग्लास में। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये जो रे है इंसिडेंट रे, ये यहाँ पर भी इंसिडेंट हो रही है। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए मैं इसे डायरेक्ट अपनी आइज से देख रहा हूँ और ये मार्कर है, और ये मार्कर मेरी आइज के अंदर मार्कर से रे आ रही है, तो मुझे मार्कर ही दिखाई दे रहा है क्योंकि मार्कर से रे आ रही है। सपोज करिए ये रे बीच में रिफ्रैक्टेड हो गई, इसकी बेंडिंग हो गई, और ये मार्कर कुछ मोबाइल की शेप का दिखने लग गया मुझे। तो मतलब अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो सीधी रे मोबाइल करके मेरी आँख में मोबाइल आ जाता, लेकिन इसका रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन के बाद ये मान लीजिए मोबाइल बन गया, मोबाइल की तरह दिखने लग गया।
तो अब मेरी रे जब मेरी आइज़ में एंटर होगी तो मुझे मोबाइल की तरह दिखेगा कि ये जैसे मोबाइल है। इसका मतलब कोई भी रे किसी ऑब्जेक्ट से चलती है तो उस रे पर उस ऑब्जेक्ट की शेप छपी होती है। जैसे यहाँ से जो रे चली मतलब मोबाइल मतलब ये जो मार्कर है, तो ये मार्कर ही फॉर्म मेरे आइज़ पे दिख रहा है। अब देखिए यहाँ से रे चली है तो ऑब्जेक्ट जो भी है, सपोज करिए ऑब्जेक्ट एक डॉग है, लेट्स इमेजिन ये डॉग है, तो ये डॉग 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 डॉग, अगर आप अपनी आई यहाँ रख लेते यहाँ पर इस रे के सामने, तो क्या आपको दिखता? ये ऑब्जेक्ट डॉग की तरह दिखता। तो डॉग 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 डॉग, लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो गया। मान लीजिए डॉग ने कैट की शेप ले ली, रिफ्रैक्शन के बाद बेंडिंग हुई, पता नहीं क्या शेप लेगा। तो यहाँ तक डॉग 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 डॉग, कैट 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 कैट, मतलब आप अपनी आई को चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, आपको वो कैट दिखाई देगी। मतलब इस रे के ऊपर छपा हुआ है इसकी शेप की, भाई वो कैट की है या डॉग की है। यहाँ पर अगर अपनी आई रखते तो श्योरली आपको डॉग ही दिखाई देता, लेकिन यहाँ पर बेंडिंग हो गई है। बेंडिंग के बाद अब इसने अपनी शेप चेंज की है, अब क्या शेप गेन की है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसका मतलब ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो रे है जो रिफ्रैक्टेड हो गई, लेकिन इसके लिए ये इंसिडेंट लाइट रे की तरह बिहेव कर रही है। अब देखिए कहाँ पर इमेज बनती? ग्लास में। तो इस वाली सरफेस को अगर मैं मान रहा हूँ, इसका मतलब ये जैसे डॉग 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 डॉग, ये कैट कैट कैट, तो इस पर क्या इंसिडेंट हो रहा है? इस पर कैट इंसिडेंट हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये कैट है और ये कैट ही कैट 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 आगे जाके कैट की इमेज फॉर्म करेगी। तो इस वाली सरफेस पे अगर आप हैं तो ये कौन सी इमेज आप पे इंसिडेंट कर रही है? कैट वाली। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है और इसको मैंने आर्क मान के फिर परफेक्ट सर्किल की शेप दी। मान लीजिए ये सर्किल बन गया हमारा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेट यहाँ पर C2। इस वाली सरफेस सेकंड सरफेस के लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 और ये इंसिडेंट लाइट रे यहाँ पे नॉर्मल बनाया। नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है, तो ये सेंटर पे जा रहा है। अब लाइट रे किस मीडियम से आ रही है? ग्लास से, क्योंकि यहाँ देखिए ये रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, तो कहाँ पर इमेज फॉर्म होती? ग्लास में। तो ये रे कहाँ से आ रही है? ग्लास से आ रही है और इस पे इंसिडेंट हो रही है। और ये रे ग्लास से एयर में जा रही है, मतलब डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ये इस नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो इस नॉर्मल से सीधी ना जाके अवे हो गई, तो मैंने थोड़ी सी अवे कर दी, इसको सीधे ना जाके थोड़ी सी अवे कर दी, इस नॉर्मल से दूर कर दी। ये नॉर्मल है, इससे दूर कर दी रे, यहाँ पर इंसिडेंट हुई फाइनल इमेज। इसका मतलब इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या था? इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट था कैट 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 कैट, मतलब ये ऑब्जेक्ट है। इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये क्या फॉर्म हो रहा है? ये कैट फॉर्म हो रहा है। और मान लीजिए ये जो बेंडिंग हुई है यहाँ पर रे की, और इस कैट ने, ये जो कैट वाली ऑब्जेक्ट था, इस रे के इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है कैट, और मान लीजिए वो एलिफेंट में कन्वर्ट हो गया। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, डॉग 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 डॉग, कैट 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 कैट, एलिफेंट एलिफेंट एलिफेंट, मतलब फाइनली आपका एलिफेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि रे पे अपने आप शेप छपी हुई है। तो अगर आप अपनी रे को यहाँ, अपनी आइज़ को यहाँ रखें, तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा कि जैसे एलिफेंट है। तो 2 बार बेंडिंग हुई है, मतलब 2 बार किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हुई है। अब आप कोई भी, जो भी आपका मन करे, आप उससे उस ऑब्जेक्ट को इमेजिन करके चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी शेप चेंज होगी, तो आपको यहाँ नाम चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर शेप चेंज होगी, यहाँ पर नाम चेंज करना पड़ेगा। तो हमें फाइनली ये समझ में आया कि अगर ये ऑब्जेक्ट, ये अगर आपकी फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, और सेकंड सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो ये जो फर्स्ट सरफेस है, इसके लिए ऑब्जेक्ट तो एयर में है, इमेज कहाँ बनती? इमेज बनती ग्लास मीडियम में। और सेकंड सरफेस के लिए ये जो ग्लास मीडियम में इमेज बन रही थी फर्स्ट सरफेस की, वो सेकंड वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है। और फाइनल इमेज यहाँ कहाँ पर बन रही है? एयर में। तो फर्स्ट वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट तो एयर में है, लेकिन इमेज कहाँ बनती? ग्लास में। और सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ग्लास में है और फाइनल इमेज बनती एयर में। इसका मतलब अब मैं 2 बार ये फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। लेट यहाँ ये जो लेंस है वो थिन है, ज़्यादा मोटाई नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस
और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लगभग सेम है। ये मैंने जानबूझ के थोड़ा सा इसकी थिक ही बनाया है ताकि हमें बीच का जो ये स्ट्रक्चर है ये समझ में आए। अदरवाइज जो लेंस होता है वो इतना थिक ही नहीं होता है, वो थिन लेंस होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लगभग सेम हम मान सकते हैं। तो मैंने इस ये जो डिस्टेंस है इसको u अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया, और ये जो इमेज है ये यहाँ से हमारी v डैश मान ली मैंने, और सेकंड सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, और ये इमेज फाइनली मैंने मान ली यहाँ से v। तो ये डिस्टेंस u, ये डिस्टेंस v डैश, और ये डिस्टेंस हमारी फाइनली v, ये यहाँ से सेकंड सरफेस के लिए यहाँ से इमेज हो गई हमारी v। अब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूँ पहली सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज कितनी डिस्टेंस पे है, v डैश, और इमेज किस मीडियम में बन रही है, ग्लास में। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 माइनस ऑब्जेक्ट किधर है, ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है u, और ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है, ऑब्जेक्ट है हमारा एयर मीडियम में, और एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 इजिकल टू दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1। इस फॉर्मूले को अप्लाई किया। अब सेकंड सरफेस के लिए फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। सेकंड सरफेस मतलब u एंड k के लिए, u एंड k के लिए सेम फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले इस सरफेस के लिए इमेज लिखनी पड़ेगी, इसके लिए फाइनल इमेज v है, तो फाइनल इमेज आ गई v। इमेज कौन से मीडियम में बन रही है, फाइनल इमेज एयर मीडियम में बन रही है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 माइनस ऑब्जेक्ट इस वाली सरफेस के लिए, ये ऑब्जेक्ट है कौन सा, आई डैश वाला, तो इसकी डिस्टेंस कितनी ले रहे हैं, v डैश, और ये जो ऑब्जेक्ट है सेकंड सरफेस के लिए, जो ऑब्जेक्ट है कौन से मीडियम में बन रहा था, ग्लास में, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 इजिकल टू दिस माइनस दिस μ1 माइनस μ2 अपॉन सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2। ओके बेटा, देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट सरफेस के लिए जो आपने रिफ्रैक्शन फार्मूला लगाकर ये इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन नंबर 1 है, और सेकंड सरफेस के लिए इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशंस को देखिए 2 बार लगाना हमारे लिए मजबूरी था कि अभी ये जो फार्मूला है वो किसी एक स्फेरिकल सरफेस के लिए लगता है, और यहाँ 2 स्फेरिकल सरफेस थी, और कोई भी स्फेरिकल सरफेस के लिए जब हम फार्मूला बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट मीडियम में, इमेज सेकेंड मीडियम में। इसे 2 बार अप्लाई किया है। इन दोनों को आप सिंपली ऐड कर देंगे। ये μ2 बाई वी डैश प्लस का है, ये μ2 बाई वी डैश माइनस का है, तो जब ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, μ1 बाई यू, μ1 बाई वी, तो दोनों से μ1 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा 1/v माइनस 1/u इजिकल टू μ2 माइनस μ1 बाई r1 प्लस μ1 माइनस μ2 बाई r2। ये आ गया। अगर मैं इसको μ2 माइनस μ1 में कन्वर्ट करूं तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर, माइनस इंटू माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं। मतलब इसको अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं, μ1 1/v माइनस 1/u इजिकल टू μ2 माइनस μ1 दोनों से कॉमन लिया, यहां तो बच गया 1/r1, लेकिन यहां बच जाएगा -1/r2, क्योंकि ये μ1 माइनस μ1 को μ1 माइनस μ2 कॉमन लेता तो 1/r2 प्लस का बचता, लेकिन μ2 माइनस μ1 कॉमन लिया तो ये -1/r2 बच जाएगा। यहां तक आपके पास में आ गया 1/v माइनस 1/u इजिकल टू μ1 का डिवाइड किया, इसमें इस इक्वेशन में डिवाइड किया तो आ गया μ2 बाय μ1 माइनस μ1 बाय μ1 1/r1 माइनस 1/r2। इसको हो गया, इसको रिफॉर्म करके इस तरह से लिख दिया। यहाँ से μ1 का डिवाइड किया था तो μ2 बाई μ1 माइनस μ1 बाई μ1, दिस इज μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, इस तरह से लिख दिया। अब देखिए कैसा ही लेंस हो, कैसा ही मिरर हो, ये ज़रूरी है कि जब भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा उसकी इमेज हमेशा फोकस पे बनेगी, ये ज़रूरी है। इमेज डिस्टेंस हमेशा फोकल लेंथ के इक्वल होती है फॉर एनी काइंड ऑफ लेंस एंड फॉर
all type of mirrors. It is compulsory that of object is placed at infinite image surely form at focus. तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इनफाइनाइट लेंगे तो इमेज डिस्टेंस को हमें फोकल लेंथ के इक्वल करना पड़ेगा. तो मैंने यहाँ अप्लाई किया 1/v की जगह लिख दिया f फोकल लेंथ माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखा इनफाइनाइट इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2. और 1/इनफाइनाइट 0 होता है क्योंकि किसी में भी इनफाइनाइट का डिवाइड करेंगे तो 0. तो ये फाइनल फार्मूला आ गया 1/f इक्वल्स टू μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2. Earlier I was telling you कि this is the only formula which makes a relation between focal length and refractive index of the medium. तो आप अगर आपके पास लेंस है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कुछ दे रखा है और जिस मीडियम में वो रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा है, तो उस लेंस की रिजल्टेंट फोकल लेंथ का ये फार्मूला है. दिस इज नॉन एज लेंस मेकर फार्मूला. और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, हर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. तो ये रिलेशन भी हमको फाइनली याद रखना है. ये ध्यान रखना, ये लेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेंस जिस मीडियम में रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये लेंस की रिजल्टेंट फोकल लेंथ है, ये फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये सेकंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है. इस पे बेस एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम और करा देंगे अभी. इसके बेटा ये 3 केस हैं बेसिकली कि ये जो लेंस आपने लिया है कॉन्वेक्स लेंस और बाहर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने लिया μ1 और इस लेंस का लिया μ2. अगर μ1 लेस देन μ2 है, मतलब बाहर एयर है या ऐसा कोई मीडियम लिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, तो इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी. और फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी इसका मतलब ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा जैसा अभी हमने किया है. अगर μ1 μ2 के इक्वल हो जाता है, मतलब इस लेंस को मैं ऐसे मीडियम में प्लेस कर देता हूँ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही है जितना लेंस का है, तो μ2 को μ1 के इक्वल करेंगे तो μ2/μ1 ये 1 हो जाएगा. 1 माइनस 1 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो 1/f0 आ गया. इसका तो f इनफाइनाइट हो गया. f इनफाइनाइट हो गया इसका मतलब ये लगभग प्लेन की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि फोकल लेंथ जो होती है इनफाइनाइट सिर्फ प्लेन मिरर की होती है और ये लेंस डिसअपीयर हो जाएगा. तो अगर इस लेंस को ऐसे मीडियम में रख दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ठीक इक्वल है, तो ये लेंस डिसअपीयर हो जाएगा, नज़र ही नहीं आएगा. थर्ड केस है कि इस लेंस को अगर ऐसे मीडियम में रख दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी ज़्यादा है, मतलब μ1 ग्रेटर देन μ2, तो ये अगर बड़ा है तो ये क्वांटिटी 1 से छोटी, ये क्वांटिटी 1 से छोटी हो जाएगी, समथिंग अपॉन बहुत बड़ा इज लेस देन 1, और दैट -1 नेगेटिव आ जाएगा. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव आ जाएगी, और फोकल लेंथ नेगेटिव होती है कॉनकेव लेंस के लिए, तो ये कॉन्वेक्स की बजाय कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, मतलब ये रेज को कन्वर्स करने के बजाय डाइवर्स करने लग जाएगा. तो ये लेंस कॉन्वेक्स भी रह सकता है, डिसअपीयर भी हो सकता है और कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव कर सकता है, डिपेंड करेगा कि बाहर का मीडियम हमने क्या रखा है. एक चीज़ और, जब आप इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए मान लीजिए मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूँ, तो फर्स्ट वाली सरफेस और सेकेंड सरफेस मान लो दोनों का सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो फर्स्ट सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, लेकिन सेकेंड सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए मुझे ऑप्टिकल सेंटर से नेगेटिव डायरेक्शन में आना पड़ेगा, तो इसे -r लिखेंगे. ओवर एन ऑल ये पॉजिटिव माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ओवर एन ऑल ये टोटल पॉजिटिव आ जाएगा. तो ये 3 केस इसमें पॉसिबल है. थैंक यू.